अस्सलाम वालेकुम तलबा व नाज़रीन। कुछ भी बकिया पार्ट रह गया था हमारा सबक का, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो रोम के साथ हिंदुस्तानी जो रवाबित हैं हमारे, वो आज से नहीं बल्कि तकरीबन 2-2.5 हज़ार साल पुराने हैं तकरीबन। और इसकी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान से तिजारत जो है पूरे वर्ल्ड में हुआ करती थी और आज भी होती है। और उस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो अशिया थी जो जिसकी डिमांड रहती थी, वो ज़्यादातर काली मिर्च, लौंग, ठीक है, इलायची, दालचीनी, इसके अलावा जितनी भी आपकी जो और मसाले हैं आपके, ठीक है, इसकी डिमांड जो है काफ़ी रहती थी। इसके साथ ही रेशम और हीरे जवाहरात जो हैं इंडिया से जो है सप्लाई हुआ करते थे। और जो अरब ट्रेडर थे उनके ज़रिए फिर ये रोम की तरफ जाता था। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मगरिब में जिन मसनूआत की ज़बरदस्त मांग थी, इसका गलबा जो है, ठीक, गालिब हिस्सा जनूबी हिंदुस्तान से बरामद किया जाता था। और दर हकीकत ईसाई अहद के पहली 3 सदियों में मगरिब और ख़ास तौर से रोमी सल्तनत के साथ जो समुद्री रास्तों से तिजारत ज़ोरों पर थी, जो हिंदुस्तान का बेहतरीन गाहक था, ठीक है। और ये तिजारत ज़्यादातर जनूबी हिंद से होती थी, ठीक है। और इसका सबूत जो है हमें अदबी वसाइल और ख़ास तौर से कोयम्बटूर और मदुरई से दरियाफ्त हुई होने वाली जो रोमी जो सिक्के हैं उनसे हो जाती है। आप देखेंगे ये सारा जो साहिली इलाका है, ठीक है, वहाँ पर तिजारत हुआ करती थी। आज भी उन साहिली इलाकों पे बहुत अगर खुदाई की जाती है कभी कभार, तो वहाँ से सोने के जो सिक्के हैं, ठीक है, उसमें हमें रोमन और यूनानी जो सिक्के हैं वो हमें काफ़ी मिकदार में मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पे तिजारत हुआ करती थी। तो काली मिर्च, जैसे मैंने आपको बताया, ये मसनूआत कौन कौन सी हैं? ये काली मिर्च है आपका, पान, मसाले, खुशबुयात और कीमती पत्थर, जिसमें ज़मरुद हैं, गौहर है, गौहर यानी मोती, हीरे, लाल, नीलम, मोती, हाथीदांत के, ठीक है, ये रेशम और मलमल, ठीक है, इसकी डिमांड हुआ करती थी बाकायदा। तो रोम से हिंदुस्तान की ये तिजारत मुआवजे के तौर पर सोने के को हिंदुस्तान लाती थी और बाकायदा इसके बदले में सोना यहाँ आता था। इसी वजह से हिंदुस्तान को सोने की चुड़िया कहा जाता था, जिससे तिजारत में इसकी एक साजगार पोजीशन बन गई थी। और इस दौर के कुशान हुक्मरान, जब बाद में हम देखते हैं मौर्य हुकूमत के बाद हम देखते हैं कि कुशान हुक्मरान जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। इससे पहले जो है वो ज़्यादातर चांदी, तांबे का इस्तेमाल होता था, लेकिन जो कुशान जो बादशाह थे, हुक्मरान थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में सोने के सिक्के चलाए। इसी तरह तमिल राजाओं ने लड़ाई के मैदान में और मदुराई के दरवाजे की हिफाजत के लिए योनों को भी तैनात किया। कदीम हिंदुस्तान में मगरबी एशिया और बहर औकानूस के ख़ित्तों में, जब जिनमें यूनान और रोम भी शामिल थे, ये उनसे ताल्लुक़ात रखने वाले योन कहलाए जाते हैं। अब ये योन कौन है? ठीक है, जो बहर औकानूस और मगरबी एशिया में जिन खित्तों में यूनानी और रोमी ये दोनों लोग शामिल हैं, ठीक है, तो ये लोग योन कहलाते थे। बाज़ मौरख़ीन का ख्याल है कि योन बॉडीगार्डों में से गालिबन रोमी सिपाही मुराद हैं, ठीक है। तो इस वक्त तक कावेरी पट्टनम बैरूनी तिजारत की एक इंतहाई अहम मरकज़ के तौर पर तब्दील हो चुका था। कावेरी पट्टनम के साहिलों पर उभरे हुए प्लेटफार्म, ये गोदाम और ज़ख़ीरा गाहें तामीर की गई थी, जिनका मकसद बहरी जहाज़ों के ज़रिए आए हुए साजो सामान का स्टोर करना था। तो आज भी हम देखते हैं कि जो ये कावेरी पट्टनम का इलाका है, वहाँ पे बाकायदा साहिल की तरफ काफ़ी ऊंचे ऊंचे प्लेटफार्म हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो प्लेटफार्म है ये कभी गोदाम वगैरह या ज़ख़ीरा करने के लिए तामीर किए गए होंगे, ये इलाके, ये मतलब ये प्लेटफार्म जो है, ठीक है, जिनका मकसद बहरी जहाज़ों को के ज़रिए आए हुए साजो सामान को स्टोर करना होगा। तो इन अशिया पर कस्टम की अदायगी के बाद चोल राजाओं की शेर की अलामत की मोहर लगा दी जाती थी। आपको पता है कि चोल राजा जो थे, ठीक है, ये बड़े इलाके, ये जो तमिलनाडु का इलाका है, कर्नाटक तमिलनाडु का जो इलाका है और थोड़ा बहुत आंध्रा का इलाका है, तो इसमें इनकी हुकूमत हुआ करती थी।
तो इनका पूरा कंट्रोल रहता था पूरे साहिली इलाकों पे। तो जब वहाँ से कोई चीज़ आती थी तो उसके ऊपर बाकायदा अलामत के तौर पर शेर की मोहर लगा दी जाती थी। फिर इनको ताजरों के ज़ख़ीरा गाह में जो है पहुँचा दिया जाता, जिनको पटीना प्लाई कहा जाता था। तो इसके नज़दीक ही युआन सौदागरों और गैर मुल्की ताजरों की आर्जी क़यामगाहें थीं जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते थे। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें तो आसपास में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले जो हैं बिचौली कह सकते हैं आप। ठीक है, वो वहाँ पे रहते थे और इनकी आसानी और सहूलत के लिए पास में एक बड़ा बाज़ार भी था जहाँ तमाम ज़रूरी अशिया फराहम होते थे। तो इस बाज़ार में खुशबूदार मंजन, पाउडर, फूलों और अगरबत्तियों की फ़रोख्त करंदगान, रेशम, ऊन और सोती के कपड़े सीने वाले दर्जी, संदल, मूंगे, मोती, सोने और कीमती पत्थरों के सौदागर, अनाज की आड़ती, धोबी, मछली और नमक के दुकानदार, कसाई, लोहार, बढ़ई, ठीक है, गज़नान, पेंटर, मुजस्समा साजी करने वाले, मोची और खिलौना बनाने वाले, ये सब लोग वहाँ दस्तयाब होते थे। तो इस बाज़ार में समुद्र के से दूरी के इलाकों से घोड़े भी फ़रोख्त के लिए लाए जाते थे। अब जैसे मैंने बताया कि बड़े इलाके यानी ये जो इलाका है आपका, इसमें बाकायदा बाहर से खासकर अरबी घोड़े, अरबी नस्ल के, तुर्की नस्ल के जो घोड़े हैं उनको भी फ़रोख्त किया जाता था। इसमें ज़्यादातर अशिया को दरामद की गर्ज से जमा किया जाता था और प्लेनी के मुताबिक, प्लेनी एक तारीखदान है, उनके मुताबिक हिंदुस्तान की बरामद में काली मिर्च और अदरक शामिल थी, जो अपनी असल कदर से 100 गुना ज़्यादा मुनाफा देती थी। यानी जो यहाँ पर 1 रुपये की चीज़ है तो उसे यूरोप में 100 गुना यानी 100 रुपये की वो मिलती थी वहाँ पर। तो इसके अलावा अगरबत्ती, मसाल और मसाले, खुशबूयात, ठीक है, ये हिंदुस्तान से बड़ी मकदार में बरामद की जाती थी। तो जो जो चीज़ें ठीक है, तो उसको आप कर लीजिएगा अंडरलाइन, क्या बाज़ार में कौन कौन से दुकानदार थे। ठीक है, ये इसमें ये सब चीज़ें शामिल हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसके अलावा ये जो वर्ड है, ठीक है, योनो, ये आपसे मालूम कर सकते हैं योनो से क्या मुराद है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा अगरबत्ती, मसाले, खुशबूयात भी शामिल हैं। ठीक है, हिंदुस्तान, ये सब चीज़ें हिंदुस्तान से बड़ी मकदार में बरामद की जाती थी। इस मसनूआत का इस्तेमाल रोम की पुरतईश ज़िंदगी में होता था। तो गैर मुल्कियों के साथ तिजारत की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। इस सफ़ीरों की इस बड़ी तादाद से समझा जा सकता है जिसको हिंदुस्तानी राजा बैरून मुल्क भेजते थे या जो बैरूनी मुल्कों से हिंदुस्तानी राजाओं के दरबार में आते थे। तो एक पांड्या राजा ने 1ली सदी ईस्वी में अपने एक सफ़ीर को रोम के बादशाह, जिनका नाम अगस्टस था, ठीक है, जो रोम का हुक्मरान है, एक बादशाह अगस्टस है, इसे ऑक्टेवियन के नाम से भी जाना जाता है, उसके दरबार में भेजा। तो 99 ईस्वी के बाद ट्रॉय में भी सफ़ीर भेजे। इसी तरह ट्राजन, ये भी रोमी बादशाह है, एंटोनोमस, टोयस, एनशिमान, ये दूसरे सफ़ीरों ने मुख्तलिफ हिंदुस्तानी राजाओं के दरबारों में सताइश की है। तो रोम के साथ तिजारत का हजम इतना ज़्यादा था कि इसकी रवा दवा हरकत को आसान बनाने के लिए मगरबी साहिल पर सोपार और बारगीज़ा यानी बरूज की बंदरगाहें और मशरकी साहिल पर तारोमंडल की बंदरगाहें तामीर की गई। यानी सिर्फ एक ही बंदरगाह नहीं बल्कि जगह जगह जो है मुख्तलिफ बंदरगाहें कायम की गई ताकि, ठीक है, तिजारत को जो है और बेहतर बनाया जा सके। इसी तरह गोल्डन चेयर स्विज़र यानी स्वर्ण भूमि और गोल्डन टेरेसी सोरन द्वीप के साथ तिजारत की जा सके। ये जो इलाके हैं जिन्हें स्वर्ण भूमि और गोल्डन टेरेसी यानी स्वर्ण द्वीप कहा गया है, ये मलेशिया और इंडोनेशिया और सुमात्रा के इलाके हैं। इसी तरह चोली राजाओं ने अपनी बंदरगाहों को रोशनी मीनारों से आरास्ता किया जिस पर रात के वक्त बहरी जहाज़ों की
बंदरगाहों तक पहुंचा रहनुमाई के लिए अलाव या रोशन किए जाते थे, जिसे हम कह सकते हैं जो बाकायदा आप आज भी जो साहिली इलाके होते हैं उस पर इस तरह के वॉच टावर भी हो सकते हैं या इसके ऊपर लाइट होती है बाकायदा। ठीक है, पहले तो ये मशालें जलाई जाती थी, लाइट हाउस कहते हैं इसे। ज़्यादातर जितनी बंदरगाहें होती हैं, ठीक है, उसके करीब इनको बनाया जाता है। एक ऊंची सी मीनार सी होती है और इसके ऊपर लाइट जलती रहती है। तो रात के वक्त जो जहाज़ आते हैं पानी के करीब, तो उन्हें पता चल जाता है कि आगे दूर जो है साहिली इलाका है, तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो पांडिचेरी के नज़दीक एक जगह अर्कोमेंडू मशहूर अतालवी ज़रूफ, जिन्हें एयरटाइन कहा जाता था, उनके नमूने मिले हैं जिन पर अतालवी ज़रूफ साजों की मोहरें लगी हुई हैं। और इनके अलावा ऐसी जगह से रोमी लैंपों के टुकड़े भी दरियाफ्त हुए हैं। तो आंध्रा के इलाके से भी बैरूनी तिजारत के शवाहिद दरियाफ्त हुए हैं। इसके कुछ बंदरगाहों और इलाकों से भी बैरूनी तिजारत होती थी। ठीक है, तो चुनाचे पैठान यानी प्रातिष्ठान के शहर से भी कीमती पत्थरों, सूती कपड़ों, मलमल और दूसरी अकसाम के कपड़ों की बैरूनी मुल्क तिजारत हुआ करती थी। तो आंध्रा के राज्य भारसी ने एक अनोखी किस्म का सिक्का डलवाया था, जिसे रियासत के समुद्र के रास्तों से तिजारत की अलामत के तौर पर बहरी जहाज खड़ा हुआ था। यानी बहुत सारे ऐसे सिक्के भी चलाए गए जिनके ऊपर बाकायदा अलामत के तौर पर जहाज भी बना हुआ करता था। ठीक है, खैर, तो बहरी जहाज और बैरूनी तिजारत की जब बात हो रही है, तो चुनाचे तिजारत का इंतहाई अहम तरीका था जिसने हिंदुस्तानी सकाफत को बैरूनी मुल्क फैलाया। ठीक है, तो तालीम के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा जो वजह थी वो तिजारत थी। ठीक है, सकाफत को फैलाने के लिए। यहाँ तक कि इंतहाई कदीम अदवार में भी हमारे बहरी जहाज वसी के लिए समुद्रों में सफ़र करते थे और कई मुल्कों के साथ कारोबारी राब्ते कायम किए। बैरूनी साहिल तक पहुँच सकते थे। पड़ोसी मुल्कों के अदब, आर्ट और मुजस्समा साजी हिंदुस्तानी सकाफत और तहजीब के असर को वाज़ेह तौर पर जाहिर करती हैं। यहाँ तक कि सूरिनाम और कैरिबियन जज़ायर में भी, जो इतने ही दूर दराज के फासले पर वाक़ हैं जितने कि अमेरिका और साहिल कदीम हिंदुस्तानी सकाफत के शवाहिद मिल रहे हैं। यानी इतने दूर दराज के इलाकों में जो जजीरे हैं, वहाँ से भी हमें हिंदुस्तानी सकाफत के बहुत सारे सबूत मिले हैं। इसी तरह समुद्रगुप्त जो सातवाहन हुक्मरान थे, उनमें समुद्रगुप्त जो है उसे हिंदुस्तान का यानी ईस्ट का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसने काफ़ी बड़े इलाके पे जो है अपना कंट्रोल किया और उसकी जो है बाकायदा इसकी बहरी सेना हुआ करती थी। तो समुद्रगुप्त जो 340 से 380 ईस्वी में था, उसने एक बहुत बड़ी ज़मीनी फौज थी, बल्कि इसके लिए एक मजबूत बहरिया भी था। ठीक है, ट्रांस गंगाई जजीरा नुमा और मलाया मजमुअल जज़ायर में दरियाफ्त करदा कुछ खुतबात से गुप्ता राजाओं के अहद में हिंदुस्तानी जहाज रानों की सरगर्मियों के शवाहिद भी मिले। इसी तरह ह्यूनसांग, जिसने राजा हर्षवर्धन के दौर में हिंदुस्तान आया था, तकरीबन 606 से लेकर 647 ईस्वी तक उन्होंने हुकूमत करी हिंदुस्तान पर, कन्नौज के इलाके में। तो जब वो हिंदुस्तान उनकी सयाहत के लिए आए, तो इन्हें द्वार में हिंदुस्तान के बारे में तफसील से उन्होंने लिखा है। चोल राजाओं ने एक मजबूत बहरिया तैयार की थी जिसके ज़रिए वो समुद्र पार के इलाकों पर हमला करते थे। तो अलग अलग दौर में, चाहे वो समुद्र गुप्त हो, चाहे वो चोल राजा हो, चाहे हर्षवर्धन हो, तो सब ने ही बहरिया जो समुद्री इलाका है उससे तिजारती ताल्लुकात अपने दूसरे देशों के साथ खुशगवार बनाए। ठीक है, इसी तरह पुर्तगालियों का ये कहना था कि हिंदुस्तान में बाज़ सौदागरों के पास तकरीबन 50 बहरी जहाज़ थे। यानी जब पुर्तगाली हिंदुस्तान आए तो उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र किया है कि हिंदुस्तानी जो सौदागर हैं उनके पास अपने खुद के 50 बहरी जहाज़ हैं। तो इनके मुताबिक सौदागरों के पास अपने बहरी जहाज़ों की मौजूदगी एक आम बात थी। इसी तरह वादी सिंध की तहजीब से मुताल्लिक मगरिब में भी मुख्तलिफ जगहों से दरियाफ्त हुई हैं। बाज़ अशिया ये साबित करती हैं कि 30 से 1000 साल तक कबल मसीह में मिस्री और यहाँ तक कि मेसोपोटामिया यानी इराक जो है, वहाँ से भी हिंदुस्तान की बाकायदा सकाफती जो ताल्लुकात थे। ठीक है,
और हिंदुस्तान के कदीम यूनान, ईरान और रोम के साथ भी काफ़ी ठीक है रवाबित थे, जिसकी वजह से सकाफती, मजहबी, समाजी तसव्वुरात के तबादले में तेज़ी से इजाफा हुआ। रोमी सल्तनत के साथ बढ़ते हुए तिजारी ताल्लुकात की तस्दीक रोमी मौरख पैनिनी ने भी की है, और जिसने रोम से हिंदुस्तान में सरमाए की मुंतकली पर बहुत अफसोस जाहिर किया। इन रवाबित से हिंदुस्तान ने ये क्या सीखा? देखिए, हिंदुस्तान ने गैर मुल्कियों से कई चीज़ों को सीखा है। मिसाल के तौर पर इसने यूनान और रोम की आवाम से सोने के सिक्कों की ढलाई सीखी है। ठीक है, सोने की सिक्कों की किस तरह ढलाई की जाए, इसके बारे में हमें रोम और यूनान से पता चला। चीन से रेशम बनाने का हुनर हमने सीखा। इसी तरह इंडोनेशिया से पानी की काश्त का इल्म हासिल किया कि किस तरह से पानी की काश्त की जाती है। ठीक है, इसी तरह इसने बैरूनी मुल्कों के साथ तिजारती रवाब्त कायम की गए, जो मुख्तलिफ मुल्कों की आर्ट और सकाफत का रंग हिंदुस्तान की सकाफत में छलकता है, लेकिन इसके साथ ही हिंदुस्तानी सकाफत के असर दूसरे मुल्कों में भी नजर आते हैं। तो इस चैप्टर के ज़रिए हमने कदीम अदवार में हिंदुस्तानी सकाफत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह फैली, इसके बारे में जानने की कोशिश करी। इसी तरह हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियाँ अपने तालीमी मेयारों के लिए कितनी मशहूर थी कि जगह जगह से दुनिया भर से लोग जो हैं यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आते थे, जिसकी वजह से कई मुल्कों के तलबा यहाँ हसूल तालीम की गर्ज से आते थे, और ये तलबा हिंदुस्तानी सकाफत को फैलाने में भी ठीक है फैलाने का ज़रिया बने। इसी तरह संस्कृत, बुद्ध अदब को मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमा किया गया उसी दौर में, और ये हिंदुस्तानी सकाफत को फैलाने का सबसे मौसर ज़रिया बना। खासकर आप देखेंगे बुद्ध अदब है और यह बुद्ध तहजीब जो है, ठीक है, इसको फैलाव जो है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या, वजह क्या थी कि उस दौर में जो हिंदुस्तान में नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, उसमें बाकायदा जो राहिब आते थे हिंदुस्तान, और वहाँ पर वो संस्कृत और दूसरी दीगर ज़बान जो है सीखते थे, और उसको फिर अपने मुल्क में जो है ले जाके यहाँ की सकाफत को फैलाने की कोशिश करते थे। इसी में फाहियान हैं, ह्यूसांग हैं, ठीक है, और यहाँ तक कि हिंदुस्तान के बहुत सारे जो टीचर्स थे, वो असतज़ा थे उस दौर के, वो जापान तक गए, कोरिया जापान तक गए। तो इन मुल्कों में जहाँ हिंदुस्तानी सकाफत और मजहब पहुँचा, खानकाहें और मंदिर तामीर किए गए, और हिंदुस्तानी आर्ट की तर्ज़ों को कई मुल्कों के आर्टिस्टों ने अपनाया। ठीक है, हिंदुस्तानी रज़मिए कई मुल्कों में मशहूर हैं। आप देख लीजिए, रामायण और महाभारत जो है उसको जनूबी मशरक़ी एशिया, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया है, वहाँ आज भी काफ़ी मकबूल हैं। ये श्रीलंका का बुद्ध मत को अपनाने के वाला पहला मुल्क बना। हिंदुस्तानी रस्मुल ख़त ब्राह्मणी जनूबी मशरक़ी एशिया मुल्कों के कई रस्मुल ख़त का मॉडल है, और इन मुल्कों में दरियाफ्त की गई बड़ी तादाद में संस्कृत कतबात भी हमें नज़र आते हैं। तो एशियाई सकाफती रवाबित की तारीख का एक अहम वसीला है। इसी तरह बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, ठीक है, ये सारे बुद्ध मत के आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखें। इसी तरह अरब तहजीब के लिए भी हिंदुस्तान का एक अहम हिस्सा रियाजी है। ठीक है, रियाजी है, इसके साथ रियाजी के साथ साथ आप देखेंगे इल्म तबैयात भी है, इल्म फल्कियात भी है आपका। ठीक है, चलिए, ये चैप्टर आपका मुकम्मल होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको अच्छे से आप तैयारी करिएगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी अगर आप कोई क्या कहते हैं, किसी क्या कहते हैं सरकारी अगर मुलाजमत के लिए आप करेंगे अप्लाई, तो उसके लिए भी बहुत सारे जो सवालात हैं वो उसमें से आते हैं। किसी का कोई सवाल है तो मालूम कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपके पेपर जो है चला करेंगे, तो अगर किसी का कोई डाउट है चैप्टर से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मालूम कर सकते हैं। इन्हें थोड़े से वो दिखा देंगे आप, जरा सिक्के, पुराने दौर के सिक्के, इंडो यूनानी सिक्के दिखा दिए, समुद्रगुप्त के, इंडो यूनानी, कुषाण,
इंडो यूनानी सिक्के। यूनान को क्या? इंडो यूनानी, ग्रीक्स, ग्रीक। ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये सारे इंडो ग्रीक सिक्के हैं, ठीक है। इस तरह के सिक्के हुआ करते सोने के बाकायदा, जिनसे तिजारत की जाती थी उस दौर में। खासकर इसमें आप देखेंगे तो ये तो कुषाण जो इस वक्त जो हुक्मरान थे, ये उनके बने हुए सिक्के ही, सोने के सिक्के हैं ये बाकायदा। तो सबसे पहले जो कुषाण हुक्मरान थे जो हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने सबसे पहले ये सोने के सिक्के चलाए। तो इसमें वो अपनी एक तरफ तो राजा की या हुक्मरान की शक्ल होती थी, दूसरा उनकी जो जिसको वो अपना देवता मानते थे उसकी शक्ल हुआ करती थी। पीछे करिए, और पीछे यहाँ पीछे एक ये वाला, ये जो देख रहे हैं आप, ये रोमन बादशाह हैं, उनकी शक्ल है, आप देख रहे हैं। ये जो सिक्का है ये सिल्वर का है, चांदी का है। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये इस किसी देवता की शक्ल है, ठीक है। बाकायदा इसमें आप देख रहे हैं ये ग्रीक में या रोमन में लिखा हुआ है, आप उस बादशाह का नाम है। तो इस तरह के बहुत सारे जो सिक्के हैं हमें वो साहिली इलाकों से मिले, हिंदुस्तान के जो साहिली इलाके हैं वहाँ से इस तरह के सिक्के आज भी हमें काफ़ी मिल जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये पुराने दौर से ही हिंदुस्तान के जो तिजारती ताल्लुकात हैं वो रोम से, यूनान से रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, तो उस पर उसका जो डिज़ाइन होगा वो किस तरह का होगा बताते हैं आप। तो सब्जेक्ट है आपका इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, हिंदुस्तानी सकाफत, ठीक है। और इसका जो कोड है वो है 223, ये ध्यान रखिएगा 223 का कोड है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें वेटेज की बात करें कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है वो आप देखिएगा। इसमें आपका जो आपने समझा है, नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यानी आपकी जो तालीमी जो सलाहियत है उसके एतबार से, ठीक है, 30 नंबर के क्वेश्चन तो उस पर बनाएंगे बाकायदा। तो कोई भी कहीं से भी उठा के दे सकते हैं वो। इसके अलावा जो भी आपने समझा है, ठीक है, वो 50% उस पार्ट्स में से आएगा। इसके अलावा जो आपने एप्लीकेशन है सबक से रिलेटेड, उससे 20 तरह के 20 क्वेश्चन या 20 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें बनेंगे। तो 30 + 50 + 20, यानी इस तरह से ये टोटल आपका 100 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो कुल 100 नंबर आपके बैठेंगे। वेटेज बाय टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे उसमें से देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी जो मारूजी सवालात होंगे आपके, यानी उसमें आपकी चॉइस होगी, एक सवाल होगा उसमें 4 चॉइस होंगी, तो 4 चॉइस में से एक सही होगा ऑप्शन। तो इस तरह के सवाल आपके बनेंगे 20, और जो 20 सवाल होंगे वो 1 नंबर के हैं। तो 20 × 1 यानी हो जाएगा ये 20, ठीक है। टोटल 20 नंबर के ये हो गए सवाल। इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपके होंगे फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकता है, मैचिंग भी होंगी, सही गलत भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, वालेकुम सलाम जी। सर वो खेलने के अंदर पेशेंट जो लेसन बच्चे हैं लेसन में के बाद एक बार कैप्चर करना खेलने के कौन से पार्ट हो गए सर? एक करीब आके जरा, एक हाँ, आराम से बात करिए जरा। ये के कौन से पार्ट है, कौन से लेसन है और डीएमए के कौन से करा? हाँ वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, वो भी दिखा देते हैं साथ साथ। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीएमए में कौन से हैं और आपके मेन सब्जेक्ट को सिलेबस में कौन कौन से हैं। देखिए
ये है ना नए सिलेबस के हिसाब से ना, ये बिजनेस का हो गया, ठीक है ना? ठीक। देखिए ये इस वक्त आपके देखिए टोटल आपके जो सिलेबस में हमारे TMA प्लस जो आपका सब्जेक्ट मिला के 21 चैप्टर होते हैं हमारे, टोटल चैप्टर 21 हैं, ठीक है। टोटल लेसन कितने 21 हैं। अब इस 21 लेसन में TMA वाली जो लेसन है वो है 9, कितने 9, और 12 जो लेसन है जिसमें से आपका पेपर आएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन का, वो है 12, ठीक है। अब कौन कौन से ये देख लीजिए आप, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। पहला चैप्टर आपका जो देखिए TMA वाले देख लीजिए आप, जो TMA में आपका है 40% जो आ चुके हैं, मतलब TMA में आप कर लिए, बाकी आपको तैयारी इसकी करनी है, 12 चैप्टर्स की करनी है। तो इस चैप्टर में जो आपका TMA है वो तो हो गया आपका, ठीक है, इसे तो अलग अलग रख दिए साइड में। असल अब जो तैयारी करनी है वो इसमें से करनी है, 12 चैप्टर में से। तो इसमें TMA वाला जो है आपका इंडियन कल्चर है, 3rd चैप्टर है एंशिएंट इंडिया, और 6th चैप्टर है इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और 8th चैप्टर है रिलीजन एंड फिलोसफी इन एंशिएंट इंडिया, 9th चैप्टर है रिलीजन एंड फिलोसफी इन मिडिवल इंडिया, 13th चैप्टर है इंडियन आर्किटेक्चर, 14th चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, 15th चैप्टर है साइंस एंड ऑफ साइंटिस्ट ऑफ एशियन इंडिया, और इसके बाद है 20th लेसन 20 सोशियो कल्चरल इशूज इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो इस तरह से ये 9 चैप्टर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ये आपके TMA में आ चुके हैं। असल अब वो जो तैयारी करनी है वो है ये 12 चैप्टर। पहला है इंडियन कल्चर, ठीक है, भारतीय जो सकाफत है, हिंदुस्तानी सकाफत वो है। दूसरा है मिडिवल इंडिया, ठीक है, दौरे वस्ता का। लेसन 5 है मॉडर्न इंडिया, ठीक है, जदीद इंडिया। लेसन 7 इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदुस्तानी ज़बानें और अदब है। और उसके बाद लेसन 10 है रिलीजन और रिफॉर्म एंड मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है, यानी मजहबी जो इस्लाही तहरीकें हैं उसके बारे में है। और फिर इसके बाद लेसन 11 है इंडियन पेंटिंग, हिंदुस्तानी मुसव्वरी, ठीक, फ़न मुसव्वरी। लेसन 12 है परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा। तो इसमें आप देखेंगे ये ठीक है, इसमें आपका म्यूज़िक यानी मौसीकी है, डांस है और ड्रामा है। लेसन 16 है साइंस एंड साइंटिस्ट ऑफ मिडिवल इंडिया, यानी साइंस और जो साइंटिस्ट हैं वस्ती दौर के, वस्ती हिंदुस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में। साइंटिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, जदीद हिंदुस्तान में जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में। और इसी तरह एजुकेशन इन इंडिया, तालीम हिंदुस्तान में तालीम। इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, हिंदुस्तानी समाजी जो वो बनावट है इसके बारे में। उसके बाद स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर एब्रॉड, तो हिंदुस्तानी सकाफत का बैरूनी ममालिक किस तरह फैला हुआ उसके बारे में। तो ये जो चैप्टर हैं आपके टोटल कितने हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो भी पेपर बनेगा वो इन 12 चैप्टर से आएगा, ठीक है। तो तैयारी आपको इन 12 चैप्टर की ही करनी है, ठीक है, तो इस पर निशान लगा लीजिएगा आप। अच्छा, अब इसके अलावा जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे आपके, यानी तकरीबन एक लफ्ज़ का या एक लाइन के जो सवाल बनेंगे वो तकरीबन होंगे ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 दूनी, और वो उनका नंबर कितना होंगे 2 नंबर के होंगे। तो इस तरह से ये 10 नंबर के हो जाएंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ ट्रू फॉल्स मैचिंग वाला भी आपका है, तो 15 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे और इनकी जो मार्क्स पर क्वेश्चन होगा 2, तो 15 दूनी 30 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो 5 सवाल होंगे इस तरह के, और उनकी तादाद 3 होगी, सॉरी 5 क्वेश्चन होंगे और उनके जो नंबर होंगे 3 होंगे, ठीक है। तो 5 3 15। इस तरह से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उनकी तादाद 5 होगी और ये 5 मार्क्स के होंगे, 5 पंजे 25, तो 25 नंबर के ये हो गए। तो कुल जो है आपका इस तरह से हम टोटल करेंगे इनका, तो ये हो जाएगा 100 मार्क्स के, ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा।
इसमें 11th क्वेश्चन विल बी अल्टरनेटिव क्वेश्चन, 11 जो क्वेश्चन होंगे अल्टरनेटिव होंगे। इसी तरह 7 क्वेश्चन विल बी अल्टरनेटिव, इसमें 3 क्वेश्चन विल बी अल्टरनेटिव, ठीक है, 3 क्वेश्चन विल बी अल्टरनेटिव क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन विल बी अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में क्या होगा कि आपको वो मिलेगी, चॉइस मिल जाएगी, ठीक है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसमें जो कल्चर जो चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें से जो क्वेश्चन बनेंगे आपकी, ठीक है, उसमें क्वेश्चन जो बनेंगे वो 10 मार्क्स के बनेंगे, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन बनेंगे 10 मार्क के। हिस्ट्री एंड कल्चर थ्रू द एजेस जो है इस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे 15 मार्क्स। इसी तरह लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला जो चैप्टर है इनसे क्वेश्चन बनेंगे आपके 10 मार्क्स के। रिलीजन फिलॉसफी है, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे ये 12 मार्क्स के होंगे। इसी तरह पेंटिंग, परफॉर्मिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो 12 मार्क्स के होंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आपका चैप्टर, उसके में जो क्वेश्चन बनेंगे आपके 10 मार्क्स के होंगे। इसी तरह एजुकेशन, तालीम में जो क्वेश्चन बनेंगे वो 11 मार्क्स के होंगे। और इसी तरह सोशल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर एंड अब्रॉड, ये सब जो भी पढ़ा है हमने चैप्टर, इससे भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो लास्ट की जो 3 आप देख रहे हैं 3 चैप्टर हैं, इससे ही तकरीबन 31 मार्क्स के तो सवाल इसी से बन जाएंगे आपके। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं डिफ़िकल्टी लेवल। तो डिफ़िकल्टी लेवल अगर देखें क्वेश्चंस के, तो जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे क्वेश्चन उनकी तादाद 15% होगी, यानी 15 मार्क्स के होंगे वो। एवरेज यानी सब उसे कर सकते हैं आसानी के साथ, तो 52% होगा, यानी 52 नंबर के क्वेश्चन इस तरह के होंगे जिसे सब कर सकते हैं। और इजी जो है वो 33% होंगे, यानी 33% ऐसे सवाल होंगे जो कि ठीक है सबको कर ही सकते हैं आसानी के साथ। अब 100 में से 33 का मतलब तो वैसे ही पास हो गया आदमी, ठीक है, यानी इजी क्वेश्चन है तो वो 33 है, तो कोई भी मुश्किल से ही कोई फेल हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है आपका पेपर का कि इसे कोई भी जो है आपका कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखिएगा कि मैक्सिमम मार्क्स जो है क्वेश्चंस के वो है 100, यानी 100 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर होगा। और टाइम जो मिलेगा आपको 3 घंटे का, ठीक है, टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो इस तरह से आपके ये बनेंगे चैप्टर। इसको आप अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, तो ऐसे निशान भी लगा लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं और उनकी वेटेज कितनी होगी और आपको किस तरह से तैयारी करनी है। चलिए क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। हिंदी में है, अच्छा, उर्दू वाला दिखा दीजिए, उर्दू वाला। देखिए पेपर, क्वेश्चन पेपर आपका जो होगा कुछ इस तरह से आएगा। देखिए इसमें लिखा होगा, बाकायदे से पढ़ लेना अच्छे से। आप जब भी आप क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कि उसमें कितने सफ़हात हैं, ये ज़रूर देख लेना। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो उसमें इस सफ़हात की तादाद गिन लीजिएगा कि कितने सफ़हात हैं इसमें। तो दिस क्वेश्चन पेपर हैज़ कंसिस्ट 30 क्वेश्चंस एंड 10 प्रिंटेड पेजेस, यानी ये जो सवालनामा है आपका इसमें 30 सवालात हैं और इसमें 10 सफ़हात हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि आध पेज निकल जाता है किसी वजह से,
तो वो चेक कर लीजिए कि आपके पास जो सवालनामा मिला है आपको, उसमें सफ़हात की जो तादाद है वो 10 ही है कि नहीं है, और उसमें जो सवालात हैं वो पूरे पूरे 30 प्रिंट है नहीं है। तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई आपको कोई लगता है कि कुछ इसमें कमी है, तो आप जो इन्विजिलेटर हैं आपका, उनको आप बता दीजिए इसके बारे में। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का होगा। इस पर सबसे पहले आप जो खाली जगह देख रहे हैं ये, इसमें आपको आपका जो रोल नंबर है, जिसे इनरोलमेंट नंबर भी कहते हैं, रोल नंबर भी कहते हैं, तो इनरोलमेंट नंबर जो है आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। जिसमें एम, जैसे एम है 1 2 5 8 9 6 4 3, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको, 4 9 5, इस तरह से है। तो आपको इस तरह से इसे फिल कर लेंगे पहले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो भी जिस दिन तारीख है आपकी, जैसे आज पेपर है मान लीजिए आपका, तो आज के दिन जो है 14 तारीख है, तो 14-9-2024, ठीक है। और एग्जामिनेशन इसके साथ साथ डे भी डाल देंगे। डे जैसे आज डे मान लीजिए संडे है, तो आप संडे लिख देंगे, मंडे है तो मंडे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही यहाँ पे जो आपके निगरान हैं या जो इन्विजिलेटर हैं, उनके दस्तखत हो जाएंगे आप, ठीक है। ये जो टर्म एंड कंडीशन, इसके अलावा जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप देख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ए कैंडिडेट मस्ट राइट हिज और हर रोल नंबर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी जो भी कैंडिडेट है, तालिब इल्म है, वो अपना रोल नंबर जो है जो पहला पेज है क्वेश्चन पेपर का, उसके ऊपर डाल दे आप। प्लीज़ चेक द क्वेश्चन पेपर टू वेरीफाई दैट द टोटल पेजेस and total number of the question contained in this question paper are the same as those printed on the top of the first page. Also check to see that the questions are in sequential order. यानी एक तो हमें ये चेक कर लेना है कि जो प्रिंट किया गया है ऊपर क्वेश्चन पेपर पे, उतने ही सफ़हात हैं, उतने ही क्वेश्चन इसके अंदर हैं। अगर उसमें कुछ मिस्टेक है, कमी है, तो आप इन्विजिलेटर को बता देंगे। इसके साथ ही आप ये जरूर देख लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, ठीक है, एक ही तरतीब में होना चाहिए। फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन इन द क्वेश्चन। इसी तरह से जो मालरूदी सवाल आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू, उसमें ए बी सी मान लीजिए 3 है, ये 4 दिए हैं इसमें, तो जो आपका सही लगे उसको आपको चूज़ करना। मान लो पहले क्वेश्चन का आंसर सी है, तो आपको सी लिख के ही, और उसका बाकायदा जो पूरा जवाब है वो भी आपको लिख दें साथ साथ, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑल द क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड विद इन द अलॉटेड टाइम एंड नो सेपरेट टाइम लिमिट इज फिक्स फॉर आंसरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू, उसका टाइम भी 3 घंटे के अंदर अंदर है, उससे फालतू नहीं दिया जाएगा, उससे आगे नहीं दिया जाएगा आपको। तो 3 घंटे में ही आपको सारे सवालात पूरे करने हैं। मेकिंग एनी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इन द आंसर बुक्स और राइटिंग रोल नंबर वेयर एवर अदर देन द स्पेसिफाइड प्लेसेस विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। यानी अगर आंसर बुक पे आप कोई भी ऐसी अलामत नहीं लिखेंगे, कोई भी ऐसा साइन नहीं करेंगे जो कि जिससे पता चल जाए कि ये आपकी कॉपी है, जैसे कहीं बहुत से फ़ोन नंबर लिख देते हैं अपना, या नाम लिख देते हैं, या अपना रोल नंबर लिख दिया, कॉपी के बीच में आपकी बात हो रही है, तो इस तरह का कोई भी जो है आपको काम नहीं करना। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है, चाहे आपका पूरा पेपर सही हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। राइट योर क्वेश्चन पेपर कोड ऑन, जैसे आपका जो पेपर क्वेश्चन पेपर कोड है 65/6/A/EU, जैसे मान लो जो भी है, तो उसको भी आपको जो है आपके जो आंसर शीट है उसके ऊपर लिखना है। द क्वेश्चन पेपर इज बाइलिंगुअल, इन केस ऑफ डाउट द इंग्लिश वर्जन शुड बी कंसीडर्ड एज ऑथेंटिक। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर 2 लैंग्वेज में आया है और किसी एक में गलती है, तो जो इंग्लिश वाला है उसको सही माना जाएगा, जो इंग्लिश वर्जन होगा उसको सही माना जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें आपके उर्दू में भी लिखी हुई हैं, ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप।
तो पर्चे हुए सवाल पे बैक वक्त 2 ज़बानों में फराहम किया गया है। शक व शुबा होने पर इंग्लिश वर्जन को ही मोतबर माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें 3 घंटे का वक्त है। कुल जो आपकी जो नंबर्स हैं वो 100 नंबर का है। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे जो सवालात हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। मार्क्स आर गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर जो क्वेश्चन है उसके सामने इसके मार्क्स दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आंसर टू दीज बी गिवन इन द आंसर बुक प्रोवाइडेड, नो सेपरेट टाइम इज अलॉटेड। ठीक है, वही चीज़ आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक 25 छोटा आंसर क्वेश्चन है, ये 25 वर्ड्स में आपको करना है। 17 से 25 तक के जो सवाल हैं वो 40 से 50 वर्ड में करने। 26 से 30 जो नंबर के क्वेश्चन है वो उसको आपको 150 से 200 वर्ड्स पे आपको मुकम्मल करना है। तो यहाँ वर्ड्स की लिमिट आपको दे रखी है, उसका आपको ख्याल रखना है। अब जैसे मारूजी सवालात कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे मंदरजा झैल में से किस मंदिर को हिंदुस्तान में कभी भी बनाया गया सबसे उम्दा वाहिद फ़न पारा करार दिया गया है। महाबलीपुरम है, बरहदास ठीक है, वारा है, या कैलाशनाथ मंदिर है, या पुरी है। तो कौन सा ऐसा मंदिर है जिसको सबसे नायाब माना गया है, सबसे उम्दा माना गया है? तो मंदिर तो सभी अपनी जगह हैं, लेकिन जो इसमें कैलाशनाथ का जो मंदिर है, ये इसकी खासियत ये है कि पूरी पहाड़ी को काट के बनाया गया है और ऊपर से नीचे बनाया गया है। ऊपर से काटते हुए लेके आए हैं पहाड़ को और नीचे जाकर इसे मुकम्मल किया गया है। इसी तरह से और जैसे सवाल है, राज तरंगनी लिखी है। अब राज तरंगनी किसने लिखी भाई? ठीक है, अब ये 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए कलहन ने, बी सोमदेव ने, सी है देवदेव ने, डी है अश्व घोष ने। इसका असर जो आंसर है वो कलहन है। राज तरंगी किसने लिखी? कलहन ने लिखी है। ठीक है, तो आप जो ये है ना, ये इसको अगले आपको ना ये अगले इसमें हम और सॉल्व करा देंगे। बाकी आप जो है ना इसे आपको भेज दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पेपर है आपको भेज दिया जाएगा, आप इसमें से तैयारी करिएगा बैठ के। ठीक है, हाँ, और आपसे ही मालूम किया जाएगा। ठीक है, सवालात आप इसके जवाब देंगे। ठीक है, हाँ, किताब से आप जो है इसके बाकायदा आप सवाल लिखेंगे, देखेंगे कहाँ कौन कि इसके सवाल का जवाब क्या है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका जवाब क्या है। ठीक है, अभी तो मैं आपको दे रहा हूँ इसका जवाब। तो राज तरंगिनी किसने लिखी? अब जिस तरह से इसमें है तो आप बाकायदा सेकंड लिख के सेकंड सवाल और इसका जवाब जो है, जवाब क्या होगा इसका? हाँ, ए भी दे देंगे साथ साथ, ए ऑप्शन लिखने के साथ कलहन भी लिखेंगे। ठीक है, इस तरह के आपके सवालात होंगे। जैसे जानिया जैन मज़हब को जो मानती है वो अपने रवायती मज़हब किताबें किस ज़बान में पढ़ेगी? तो उसकी ज़बान क्या होगी? प्राकृत होगी, पाली होगी, संस्कृत होगी, या मराठी होगी? अब आपको बताना है कि जैन मज़हब की जो किताबें हैं, जितनी भी रिवायती किताबें, वो किस ज़बान में लिखी गई? प्राकृत में लिखी गई, पाली में लिखी गई, संस्कृत में, या मराठी में लिखी गई? तो इसमें चारों में से एक ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, तो इसी तरह से आप जिसे हिंदुस्तान के किस तबियात दां को 1930 में नोबेल इनाम मिला? तो आप उस साइंटिस्ट का आपको नाम लिखना है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं वो, या जे.सी. बोस हैं, सी.वी. रमन हैं, या डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम है। इन चारों में से एक आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप खुद करिएगा। ये इस तरह का जो पूरा एक नमूना है वो आपको आप भेज दिया जाएगा, और 2-3 इस तरह के और नमूने होंगे आपके क्वेश्चन पेपर के, तो वो आपको भेज दिए जाएंगे। तो उसमें बैठ के आप तैयारी करिएगा। आपसे सवाल मैं पूछूंगा, फिर ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको नहीं आएगा फिर हम उसके जवाब देंगे। ठीक है, कोई किसी का सवाल है तो मालूम कर सकता है। आप में से किसी का कोई सवाल है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो या सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो मालूम कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसके साथ साथ अगर आप बाय द वे कोई
सिविल सर्विस एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसे अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो बहुत सारी आपको मालूमात तो होगी ही, साथ साथ आपके आने वाली जो मुस्तकबिल के लिए भी बहुत अहम है ये। ठीक है, तो बहुत इसमें सवालात बनेंगे, आपकी जीके बहुत, यानी जो आपकी जो जीके वगैरह है उसमें भी काफ़ी इजाफा होगा। ठीक है, तो ये इसको तैयारी आप अच्छे से करिए, बाकायदा इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसे याद कर लीजिए आप। ठीक है, आपको आगे तक ये काम देगा। ठीक है, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।